अब तक आपने कहानी का 16वां भाग पढ़ा दोस्तों। तो अब मैं लेकर आई हूँ 17वां भाग। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। धीरज बातों बातों में कहता है, मेरी एक बहन है जिसे मैं यहाँ से दूर रखा हुआ हूँ। खुशी धीरज की बात सुन कहती है, वह कहाँ पर है? क्या हम उनका नाम जान सकते हैं? खुशी कहती है, उसका नाम माही है। धीरज कहता है, रुको मैं अभी बात करवाता हूँ। यह कहे वह माही को वीडियो कॉल करता है। दूसरी तरफ मीलों दूर एक लड़की अपने बेड पर सो रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है तो वह हड़बड़ा के उठती है और धड़ाम से बेड के नीचे गिर जाती है। उसे चोट लग जाती है। अपनी कमर पकड़े हुए बेड पर बैठ जाती है। उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है जिस पर भाई लिखा हुआ था। यह देखते ही वह फ़ोन उठा लेती है। तभी फ़ोन में आवाज़ आती है, कहाँ पर थी जो फ़ोन नहीं उठा रही थी तुम? मेरी इतनी मजाल कि मैं द ग्रेट बिजनेस टाइकून धीरज कपूर का फ़ोन ना उठाऊं। माही हंसते हुए कहती है। उसकी नौटंकी देख धीरज अपना सर हिला देते हैं। कहता है, तुम्हें कुछ बताना था। माही धीरज की बात को सीरियस होकर कहती है, कौन सी बात बतानी है भाई आपको? धीरज, मैंने शादी कर ली है। माही जैसे ही सुनती है लगभग चिल्लाते हुए कहती है, क्या, कब, किससे, कहाँ? धीरज, वह सब तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम उससे मिलो। यह कहते हुए धीरज फ़ोन खुशी की तरफ कर देता। वही माही की नज़र जैसे ही खुशी पर पड़ती है तो बस उसकी खूबसूरती में खोसी जाती है। वही खुशी माही को चुप देख कहती है, हेलो माही। वही माही अपना नाम सुन हड़बड़ा कर कहती है, जी, जी भाभी। क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं रही हैं, बस देखे जा रही हैं। खुशी कहती है, वह भाभी, आप इतनी सुंदर हैं कि मैं आप में खोकर रह गई। माही कहती है। खुशी माही की बात सुन बस मुस्कुरा देती है। तभी धीरज फ़ोन लेकर कहता है, कल रात तक तुम और राघवेंद्र इंडिया वापस आ जाना। क्यों भाई, कुछ है क्या जो आपने इंडिया बुलाया है? माही कहती है, परसों हमारी कुछ रिवाज होने हैं शादी के, तो मैं चाहता हूँ तुम भी रहो। धीरज कहता है, पर भाई आप तो, वह कहते हुए माही चुप हो जाती है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे इन रिवाज को ना मानकर किसी को तकलीफ हो मेरी वजह से। तो तुम लोग आ जाना। धीरज माही का फ़ोन काट खुशी को देखता है जो उसी को देख रही थी। तो धीरज उससे कहता है, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, हम घर घर कब जा रहे हैं? खुशी पूछती है। सुबह निकलेंगे। वैसे यह बात छोड़ो, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आपने कभी पूछा ही नहीं। खुशी उसी तरह मुस्कुराहट से कहती है। धीरज खुशी की बात सुन बस उसे यूं देखने लग जाता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? धीरज कहता है, नहीं, कल सुबह पूजा करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। खुशी कहती है, ठीक है फिर सो जाओ। धीरज कहता है और फिर बेड पर लेट जाता है। खुशी भी धीरज से थोड़ा दूर हो लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर ले जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे एक बेचैनी सी हो रही थी। वहीं धीरज का भी यही हाल था। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद जब धीरज को नींद नहीं आती तो वह खुशी के करीब जाता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। वही खुशी जो कब से बेचैन थी, धीरज के गले लगने से उसे एक सुकून सा मिलता है। वह अपना हाथ धीरज के हाथ पर रख खुद के और करीब कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है।
वहीं धीरज भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों ही सो जाते हैं। राघव अपने कपड़े पैकिंग कर रहा था क्योंकि उसकी फ्लाइट थी। पैकिंग करने के बाद वो अपना फ़ोन उठा बालकनी में आता है और किसी को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ से एक लड़की नींद सी भरी अलसाई हुई आवाज़ में फ़ोन उठा कहती है, हेलो कौन? वही राघव उस लड़की की आवाज़ सुन हल्का मुस्कुराकर कहता है, तुमने तो कहा था मेरा वेट करोगी फ़ोन करने का। बेबी लड़की उबासी लेकर कहती है, भाई क्या है ना, इंडिया में रात है तो बस सो रही हूँ। राघव मैं कल रात तक आ जाऊँगा, तुम लेने तो आओगी ना मुझे? लड़की राघव की बात सुन हड़बड़ा सी जाती और अपने बगल में सो रहे लड़के को देखती है। जब उस लड़की को कुछ ना बोलता सुनता है तो दोबारा कहता है, तुम सुन रही हो ना? वहीं वह लड़की की तो नींद राघव की बात सुन पहले ही उड़ चुकी थी। वो हकलाते हुए कहती है, क्यों राघव, कुछ काम था? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तुम खुश नहीं कि मैं वापस आ रहा हूँ? 5 महीने हो गए तुमसे मिले। राघव कहता है, नहीं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ रहे हो। वह लड़की जल्द से खुद को नॉर्मल कर कहती है, ठीक है तो मैं रखता हूँ, अब सीधे तुमसे मिलकर बात करूँगा, बाय। फ़ोन काट देता है। तुमने सोचा था कि राघवेंद्र को तुम अपने जाल में फंसा लोगी, यह तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुमने किसी का खून किया होता तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन तुमने प्यार का नाटक किया। मुझे मेरे पीठ में छुरा भौंपा है तो बस तैयार हो जाओ। यह जो धोखा तुमने मुझे दिया है सूद समेत वापस करूँगा। यह सब कहते हुए राघव की आंखों में बस नफरत दिख रही थी। अगली सुबह खुशी की नींद खुलती है तो खुद को धीरज की बाहों में पाती है। दूसरी बार था जब वह सुबह उठी और उसके सामने ठीक धीरज का चेहरा था। वहीं धीरज के चेहरे को एकटक बस देखे जा रही थी और फिर धीरे से कहती है, पता नहीं और कितने दिन आपका साथ हमारे साथ लिखा है, लेकिन जितने भी दिन आपके साथ गुजरे वह दिन यादगार हों। आपके साथ बहुत प्यार करते हैं आपसे और हम कभी नहीं चाहेंगे आप हमारे और रोहिणी जी के बीच में किसी एक को चुनना पड़े। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी की नज़र धीरज के चेहरे पर पड़ती है। उसे लगता है वह अपनी आंखें खोलने ही वाला है तो वह जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती। खुशी अपना सर धीरज के सीने पर वापस रख लिया और सोने का नाटक करने लगती है। वहीं धीरज उठ चुका था और खुशी की बातों को सुन चुका था, लेकिन वह भी यही दिखाता है कि उसने कुछ सुना नहीं और खुशी को कमर से पकड़ खुद की ओर करीब कर दोबारा सो जाता है। वहीं खुशी इस एक्शन के लिए तैयार नहीं थी। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। खुशी खुद को शांत कर धीरज से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरज जानकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है, थोड़ी देर बाद सो जाती है। वहीं खुशी की गहरी हुई सांस को सुन समझ जाता है कि खुशी सो चुकी है, तो वह उसे ठीक से कवर कर अपनी गोद में उठा कमरे से बाहर निकल जाता है। क्या हुआ नीलिमा, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? शांति जी पूछती हैं। टेंशन वाली बात ही है शांति, पता नहीं लड़का इस बार मानेगा कि नहीं। मुझे तो मेरी बहू की टेंशन हो रही है। मैं ही पागल ही हूँ उससे बात करने को कहा। खुशी थोड़ी शांत मिजाज की ज़रूर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह धीरज को मना लेगी। जानकी जी कहती हैं,
एक पानी सी शांत और दूसरा कहीं मेरी बहू उसके गुस्से में झुलझ न जाए, नीलिमा जी कहती हैं। पर दादी, आप भूल रही हैं, वही पानी में सैलाब आ जाए तो बड़ों बड़ों को ले डूबती है अपने साथ। घर के अंदर आते हुए आदित्य कहता है। शांति जी कहती हैं, भगवान करे लड़का मान जाए। खुशी मंदिर में पूजा कर घाट के पास खड़ी हो पूजा कर रही थी। वहीं घाट के बाहर खड़ा धीरज अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। खुशी पूजा कर जैसे ही पलटती है तो उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वह गिरती उससे पहले खुशी को किसी ने कमर से थाम लिया था। वो कोई और नहीं था, शादी से भागा हुआ राज था, जिसकी खुशी से शादी होने वाली थी। खुशी की खूबसूरती को निहार रहा था। खुशी जैसे ही आंखें खोलती है तो कहती है, आपका तो एक्सीडेंट हो गया था, फिर आप तो बिल्कुल ठीक हैं। मैंने सुना था कि आप नहीं रहे, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हो। तो राज कहता है, ये मेरी बदकिस्मत है जो मैं बच गया और तुमसे मेरी शादी नहीं हो पाई। अब चलो मेरे साथ, हम फिर से शादी करेंगे। लेकिन खुशी कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरी शादी हो चुकी है, छोड़िए हमें। लेकिन राज नहीं छोड़ता और खुशी को और चिपकाते हुए कहता है, नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। और ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, ये शादी तुमने मजबूर होकर की है। ये शादी खुशी कहती है, देखिए जो हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते और वो अब हमारे पति हैं। लेकिन राज अपनी लिमिट क्रॉस करने लगता है। खुशी के मना करने के बाद भी उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में धीरज आ जाता है और राज की छाती पर एक लात जोर से देता है, जिससे राज नीचे गिर जाता है। तभी धीरज गुस्से में कहता है, हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की। और धीरज मारते ही जाता है, लेकिन खुशी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेचारे राज को इतना मारता है कि अधमरा कर देता है। खुशी सोचती है, ये कैसे खेल खेल रहा है भगवान मेरे साथ। धीरज जोर जोर से उसको मारे जा रहा था, लेकिन वो खुशी की एक बात नहीं सुन रहा था। खुशी गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज़ छोड़ दीजिए उन्हें। लेकिन खुशी के यह शब्द उसे तो जहर जैसे लग रहे थे। वो छोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि और मारते जा रहा था। धीरज की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसे बार बार बस राज का हाथ खुशी के कमर पर याद आ रहा था और उसे ज़बरदस्ती किस करना उसे याद आ रहा था, जिससे समय के साथ साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसे बहुत दर्द होता है। वहीं घाट से होते हुए विजय जी जा रहे थे कि लोगों की भीड़ में वह भी उस ओर चले जाते हैं, तो उनकी नज़र खुशी पर पड़ती है। तो वह जल्दी से उसकी ओर जाते हैं और कहते, क्या हुआ खुशी। वहीं खुशी अपने पापा को वहाँ देख और घबरा जाती है। वह कुछ कहती उससे पहले विजय जी की नज़र धीरज पर पड़ती है, जो राज को मार रहा था। वही राज तो कब का बेहोश हो चुका था, लेकिन धीरज का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह बस उसे मारे जा रहा था। विजय जी यह देख जल्दी से धीरज को राज से दूर करते हैं। वहीं धीरज जैसे ही गुस्से में कुछ कहने वाला होता है कि खुशी तुरंत उसके पास जाकर, आप ठीक है ना? सच में खुशी, सच में खुशी, तुम्हें कहीं से यह दिख रहा है कि इन्हें कोई चोट लगी है? उसकी हालत देखो, क्या कर दिया उसका। बिजनेसमैन है ना कि गुंडा, विजय जी गुस्से में कहते हैं। वहीं खुशी विजय जी की बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। पापा, इनकी गलती नहीं है। राज जी हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। हाँ, तो वह उसे पुलिस में दे देता। इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। विजय जी उसे गुस्से में कहते हैं, आप
होते कौन हैं बोलने वाले कि मैं उसे पुलिस में दूँ या उसे जान से मार दूँ। मेरी बेटी है तो मेरे कहने का हक है, समझे आप। विजय जी को गुस्से से कहते हैं, आपकी बेटी थी, लेकिन जब मैंने उसका हाथ थामा तब से भाई मेरी हो गई है। और मेरी पत्नी को किसी ने भी कुछ कहा तो उसे जान से मार दूंगा, समझे आप। धीरज खुशी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं खुशी कभी धीरज को तो कभी अपने पापा को देखती है। दूसरा निवास पता नहीं है विजय जी कहाँ रह गए। बोल रहे थे कि कब का निकल चुके हैं ऑफिस से, पर अभी तक आए नहीं। जानकी जी कहती हैं, नीलिमा जी आ जाएंगे बेटा, आप टेंशन क्यों लेती हो अभी। जानकी जी कुछ कहती कि उससे पहले ही विजय जी घर में गुस्से से लाल हुए घर में आते हैं और टेबल पर रखा पानी एक घूंट में पी जाते हैं। वहीं जानकी शांति जी विजय जी को गुस्से में देखती हैं तो उनके पास जाकर, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जानकी जी पूछती हैं। हाँ बेटा, कुछ हुआ है क्या? शांति जी कहती हैं, जाइए जाइए जाकर इनके पोते से पूछिए माँ की उसने क्या किया है आज घाट पर। विजय जी गुस्से से कहते हैं, नीलिमा जी धीरज का जिक्र सुनकर क्या किया मेरे पोते ने? हाँ, क्या किया? धीरज ने, हम भी तो सुने। शांति जी कहती हैं, माँ वह खुशी से जिसकी शादी होने वाली थी उसने राज को कितनी बुरी तरीके से मारा, मरते मरते बचा है। वह अगर मैं टाइम पर नहीं छुड़ाता उसको तो। विजय जी कहते हैं, मेरा पोता खुद यूं ही तो उस राज को नहीं मारा होगा, उसने जरूर कुछ किया होगा। नीलिमा जी कहती हैं, हाँ विजय जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जरूर उसने कुछ किया होगा। कुछ ज़्यादा साइड ले रही हैं आपके दामाद का। वहाँ आपकी बेटी भी यही कह रही थी कि उसने बदतमीजी की, इसलिए धीरज ने उसे मारा। विजय जी बिफरते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ विजय, अगर खुशी ने कहा कि गलती पहले राज की थी तो बस बात खत्म। धीरज ने जो किया बिल्कुल सही किया। शांति जी नाराजगी से कहती हैं, पर माँ ऐसे उसे मारना। विजय जी अपनी पूरी बात करते कि उससे पहले शांति जी बोल पड़ती हैं, तुम्हें कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है उस राज से। इस बार शांति जी की आवाज़ बहुत तेज थी, जिससे विजय जी शांत हो जाते हैं। देखो विजय, मैं मानती हूँ धीरज को राज ऐसे नहीं मारना चाहिए था, लेकिन जरूर राज ने ऐसा कुछ किया होगा। और भूलिए मत, अब खुशी का नाम हमसे हमारे खानदान में जुड़ चुका है, तो हमारे खानदान की लड़कियों पर कोई उंगली उठाए हमें पसंद नहीं, चाहे उसके लिए उनका सर ही क्यों न काटना पड़े। नीलिमा जी कहती हैं। वहीं विजय जी नीलिमा जी की बात सुन शांत हो जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरज खुशी को अपने साथ अपने बिला ले आया था और वह उसे पकड़ वॉशरूम में ले जाता है और साबर ऑन कर खुशी को उसके नीचे खड़ा कर देता है। वहीं धीरज के ऐसे रवैये से खुशी को डर भी लग रहा था और उसे तकलीफ भी हो रही थी। धीरज खुशी की साड़ी को एक झटके से फाड़ कर निकाल देता है। वहीं खुशी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। वह जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख लेती है। वह धीरज को सहमी नज़रों से देखती है। वहीं धीरज की नज़र तो खुशी की कमर पर की। वह बॉडी वॉश अपने हाथों में ले खुशी को पलट दीवार से सटा देता है और उसकी कमर पर बॉडी वॉश लगा उसे क्लीन करने लगता है। वहीं खुशी तो बस धीरज के ऐसे करने से पूरी तरह सहल जाती है। धीरज बहुत ही एग्रेसिव उसकी कमर को घिस रहा था, जिससे खुशी को दर्द हो रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह उसे रोक सके। इस वक्त दोनों ही सावर के नीचे भीग रहे थे। इधर धीरज बस पागलों की तरह पूरे शरीर को घिस घिस जा रहा था। खुशी से बर्दाश्त नहीं होता तो वह हट जाती और धीरज के हाथ को पकड़ कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है। खुशी रोते हुए बोलती है। वहीं धीरज खुशी को रोता देख
वह अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ पागलों की तरह पूछता है। धीरज कहता है, उसने तुम्हें और कहाँ कहाँ छुआ, मुझे बताओ। खुशी धीरज की बात सुन एकटक उसकी आंखों में देखने लगती है, जो गुस्से की वजह से एकदम लाल हो रखी थी। वह धीरज से डरती हुई कहती है, कहीं नहीं छुआ था, बस कमर पर उन्होंने हाथ रखा था पकड़ने को, बस। खुशी रोते हुए कहती है। धीरज खुशी की बात सुन उसे देखते हुए उसी ठंडी और डरा देने वाली निगाहों से देखते हुए कहता है, उसने तुमसे क्या कहा, टेल मी नाउ। धीरज की बात सुन उसे देखती है। उसे डर लग रहा था कि वह क्या बोले। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वहीं धीरज खुशी के कुछ ना बोलने से और भड़क जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। वहीं खुशी धीरज के ऐसे चिल्लाने से अपनी आंखें बंद कर लेती है और रात में कहती है, वह उन्होंने कहा कि तुम वापस चलो, मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ रहो। जो कुछ भी राज ने कहा था वह सब कुछ धीरज को कह देती है। धीरज खुशी की सारी बातों को सुन और गुस्सा हो जाता है और कहता है, और तुम्हें ऐसा लगता है। खुशी धीरज की बात सुन जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती और कहती है, नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, आपकी कसम। वहीं धीरज खुशी की बात सुन उसे देखता है, फिर उसे अपनी बाहों में उठा कमरे में ले जाता है और कहता है, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। वहीं खुशी धीरज की बात को सुन खुशी अपने कपड़े ले चेंजिंग रूम की ओर चल देती है। धीरज वैसे ही भीगे हुए बालकनी में टाइगर को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर कॉल उठाता है तो धीरज कहता है, जान से मार डालो उसे। यह कहे वह फ़ोन काट देता है। वहीं टाइगर अपने सामने बंधे हुए राज को देखता है और मन में कहता है, क्या ज़रूरत थी मैडम को हाथ लगाने की, अब मरो। यह कहे वह एक आदमी को इशारा करता है। वहीं वह बॉडीगार्ड अपना सर हिला राज पर पेट्रोल डाल आग जला देता है। वहीं राज होश में नहीं था। जब उसे अपना शरीर जलते हुए महसूस हुआ तो वह चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीख सुनने के लिए कोई नहीं था वहाँ। धीरज एकदम निर्दयी इंसान था। वह किसी पर तरस नहीं खाता था, सिर्फ खुशी के अलावा किसी को नहीं छोड़ता था। खुशी धीरज को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए कपड़े चेंज करने की बजाय वो धीरज के पीछे चली जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है, तो एकदम बौखला जाती है और धीरज के सामने आ जाती है। और जैसे ही धीरज वापस मुड़ता है तो खुशी को देखता है, लेकिन धीरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी धीरज से कहती है, और कितने लोगों की जान लोगे आप, समझते क्या है आप खुद को। आपने उन्हें इतना मारा कि वो तो वैसे भी हमारे ऊपर आंख उठाकर नहीं देखते, लेकिन अब आप टाइगर जी को फ़ोन करके अभी उनसे कहिए कि राज जी को छोड़ दें। लेकिन धीरज के फ़ोन पर भी मैसेज आता है, जिसे धीरज देख मुस्कुरा देता है और खुशी वह फ़ोन छुड़ा खुद वो वीडियो देख लेती है जिसमें राज के जलने का वीडियो था। खुशी को ये बर्दाश्त नहीं होता और फ़ोन वहीं पटक बेहोश हो जाती है। धीरज उसे थाम लेता है और उसके चेहरे को देख कहता है, जो भी तुम्हें गलत नज़र से देखेगा या छुएगा उसका यही अंजाम होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो, बस मेरे अलावा तुम्हें किसी ने भी छुआ तो उसका बुरा हाल होगा। खुशी गीले ही कपड़े पहने हुए थी, जिसको धीरज चेंज करता है। ना जाने कितनी बार धीरज का दिल तड़पा होगा खुशी को ऐसे देखकर, लेकिन खुशी की बेहोशी की हालत में वो उसके करीब नहीं गया। कुछ देर बाद खुशी को होश आता है और वो अपना फ़ोन ले सना को फ़ोन करती है और कहती है, मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ जिससे मैंने प्यार किया। वो जानवर है, निर्दयी है, उसके अंदर दिल नहीं है। वो कैसे लोगों को जान से मार देता है। और सना, तुम्हें पता है इन्होंने राज को भी जिंदा जला दिया है। बेचारे की क्या गलती थी। ऐसे ही कितने लोगों की जान इन्होंने ली होगी।
सना, मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ। और खुशी रोए जा रही थी। धीरज जो कि नीचे हॉल में बैठा हुआ दूसरे फ़ोन पर सब कुछ सुन लेता है और ऊपर आकर एकदम दरवाज़ा खोल देता है, जिससे खुशी बेहद डर जाती है। और सना कहती है, क्या कह रही है तू? मैंने तुझे बताया था कि बस इतना ही बोल पाई थी कि धीरज खुशी का फ़ोन ले कहता है, हेलो साली साहिबा, अब अगर तुमने खुशी से बात करने की कोशिश भी की तो तुम सोच लेना, समझी? आगे से खुशी को कॉल मत कर लेना। यह कहते हुए धीरज फ़ोन काट देता है और खुशी का गला पकड़ कहता है, गलती मेरी थी हाँ, अगर तुम्हें कोई इस तरह से तुम्हें छुएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। धीरज खुशी का गला दबाते हुए कहता है। वही खुशी डरी सहमी सी कहती है, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप जाइए रोहिणी जी के पास, वो ये सब देख लेंगी। लेकिन मैं नहीं, छोड़िए मुझे, अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। धीरज मुस्कुराते हुए कहता है, कहाँ जाओगी तुम? क्या कहोगी अपने माँ बाप से? हाँ, तुम्हारा वो मासूम भाई, तुम्हारा परिवार, क्या कहोगी? उनको बोलो कि पति को छोड़ पत्नी भाग गई। सोचो तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी, सोचा है तुमने? धीरज खुशी के नज़दीक आकर कहता है। खुशी धीरज से दूर हो जाती है और धीरज उसकी बाहें पकड़ खुद के करीब कर कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकती, अब मैं जो भी जैसा भी हूँ तुम्हारा पति हूँ। खुशी कहती है, आपने बहुत कर ली अपनी मनमानी, लेकिन अब नहीं, मैं भले आपकी पत्नी हूँ लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। अब से आपका रास्ता अलग, मेरा अलग, मैं नहीं देख पाऊँगी अब किसी को मरता हुआ। उससे अच्छा है आप मुझे ही मार डालो। क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी जिसमें सिर्फ मुझे लोगों की मौत देखनी पड़े। खुशी कहती है, मैं जा रही हूँ यहाँ से अब, और आपके साथ रुकना मेरे लिए घुटन पैदा कर रहा है। खुशी बस गुस्से में थी। उसके मन में दिल में जो आ रहा था वो बस बोले जा रही थी। लेकिन धीरज कहता है, खुशी के पास आकर कहता है, चुप करो तुम, आराम करो, अभी तुम होश में नहीं हो, कुछ भी बोले जा रही हो। खुशी धीरज को धक्का देते हुए कहती है, होश में ही हूँ, लेकिन आपके साथ और रही तो ज़रूर अपना होश खो बैठूंगी। धीरज खुशी को इतना बोलते देख धीरज अपने होंठ खुशी के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। खुशी एक पल को तो शांत हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे राज की याद आती है तो धीरज को खुद से दूर करती है। खुशी तो भूल ही गई थी वो किस हाल में है। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि उसने कुछ पहन नहीं रखा है, लेकिन वो खुद को चादर से कवर किए हुए थे। फिर धीरज को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बस चुप रहो, बहुत सुन लिया तुम्हारा बक बक, अब तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हें मैं और नहीं समझा सकता। तुम्हें जो समझना है समझो, समझी तुम? और ये कहकर वो नहीं लगता है कि खुशी कहती है, ये बात दादी को मालूम है कि आप उनके पीठ पीछे क्या करते हैं। धीरज के कदम वहीं रुक जाते हैं और खुशी की तरफ देखता है और कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? खुशी कहती है, अगर उन्हें मालूम चला आप ये सब करते हैं तो आपने सोचा है कि क्या बीतेगी उन पर? धीरज कहता है, तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ जो उन तक ये बातें पहुँचने दूँगा? खुशी कहती है, आपको क्या लगता है आप लोगों की जान लेते रहेंगे और मैं चुपचाप सहती रहूँगी? बिल्कुल भी नहीं। तो धीरज कहता है, क्या करोगी तुम? खुशी चुपचाप बैठ जाती है, वो कुछ नहीं कहती है। धीरज कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या करोगी तुम? खुशी फिर भी कुछ नहीं कहती है और धीरज उसके पास आकर उसके चेहरे को ऊपर कर कहता है, मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? फिर खुशी कहती है, मैं दादी को सब कुछ बता दूंगी कि आपने किन किन लोगों की जान ली है। जैसे ही धीरज ये सुनता है तो धीरज की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और धीरज खुशी की चादर खींच निकाल फेंकता है। ये एकदम इतना जल्दी होता है कि खुशी कुछ सोच ही नहीं पाती है। खुशी एकदम हड़बड़ाते हुए पहले खुद को देखती है और बाद में धीरज को।
और खुशी कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। खुशी अपने जिस्म को ढांकते हुए कहती है, लेकिन धीरज खुशी की तरफ गुस्से में बढ़ते हुए आगे आ जाता है और खुशी के पास आकर कहता है, ये मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन खुशी खुद को कवर करने में लगी हुई थी। कभी खुद को कवर तकिए से करती तो कभी कुछ से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। धीरज तो एकदम निर्दयी हो चुका था। दोस्तों, आज की कहानी का भाग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे की कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली कहानी आपको मिल सके। और अगर ये कहानी का भाग आपको अच्छा लगता है तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें।